चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो है इसका अपने को दूसरा नाम भी याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट बच्चों। ये कलरलेस होती है। जैसे हमने आरबीसी के बारे में बात की थी, इरेथ्रोसाइट बच्चों, वो रेड कलर थी, जबकि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो बच्चों ये कलरलेस होती है। इसका एक नाम भी याद रखना है, ल्यूकोसाइट बच्चों। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे आर कलरलेस। बच्चों डब्ल्यूबीसी जो है, आप एक इस तरह से समझिए, एग्जांपल लीजिए कि एक कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। हम बात करेंगे एसिडोफिल, जिसे हम इओसिनोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सबको मिलाकर बच्चों हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, हमारी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। यानी जब हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब हमें डिफरेंट जो है बच्चों ब्लड कॉर्पसल्स यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बात करनी है। डेट इज एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जिसको अभी हम देखेंगे बच्चों। तो इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं बच्चों टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बच्चों। और इनकी अगर हम अलग अलग यानी इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके सामने नाम आ रहा है टीएलसी, इसलिए मैंने यहां पर बात करी इस तरह की। टीएलसी बच्चों जो है वो कहता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बच्चों, जो कि एडल्ट पर्सन के अंदर हमारे पास नॉर्मली मिलती है रेंज जिसकी 6000 to 8000 प्लस माइनस जो है हम कह सकते हैं 2000 से 3000 डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब बच्चों आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी तो बहुत ज्यादा थी, 5.5 मिलियन अगर है नॉर्मल एडल्ट मेल में बात की जाए, जबकि हम यहां पर अगर बात करें तो कितनी मिलती है अराउंड, अगर बच्चों रफली डाटा ले लें तो 10,000 डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूब बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो आप बता सकते हैं, तो आपने देखें इसके रेशियो काउंट करना। जैसे हम बात करें आरबीसी की, तो हम तो बच्चों बायोलॉजी वाले हैं। अब बायोलॉजी में किस तरह से स्टडी करते हैं, रफली फिगर लेते हैं, 5.5 मिलियन को सपोज 5 मिलियन, 5 मिलियन आप जानते हैं यानी 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी हमारे पास ये डाटा आ गया 50 लाख हमारे पास। इसी तरह डब्ल्यूबीसी की हमने बात करी बच्चों, माना मैंने कि ऑल्दो 6000 to 8000 है, लेकिन एक रफली फिगर प्लस माइनस 2000 3000 हो सकता है, तो हम इसको लेते हैं बच्चों 10,000। अब आपसे क्वेश्चन पूछे डब्ल्यूबीसी बाय आरबीसी का, इसको भी फोकस करना है, या फिर आरबीसी बाय डब्ल्यूबीसी पूछ रहा है। अगर अपने से आरबीसी बाय डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछवाए बच्चों, तो हम जानते हैं आरबीसी तो है हमारे पास इतना और डब्ल्यूबीसी हमारे पास इतना। आई तो रेशियो से काउंट करें बच्चों, तो कितना रेशियो आएगा 500:1। ये है आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी रेशियो बच्चों। और अगर डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी पूछे तो 1:500 बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, तो ये भी याद रखना। तो आपने बात कर रहे थे टीएलसी की, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बच्चों नॉर्मली है 6000 to 8000 प्लस माइनस 2000 3000 डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूब बच्चों। अब हम जो इनके एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि हम जो इनके मेंबर हैं डब्ल्यूबीसी के, उनके बारे में यहां पर देखें आप। एक होती है हमारे पास इओसिनोफिल, जिसे हम एसिडोफिल भी बोलते हैं बच्चों, एसिडोफिल। एक है हमारे पास बेसोफिल। इसी तरह हम बात करेंगे बच्चों न्यूट्रोफिल। इसी तरह हम बात करेंगे बच्चों मोनोसाइट। इसी तरह बच्चों हम बात करेंगे लिम्फोसाइट बच्चों। हम देखेंगे बच्चों ये इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल जो है ये हमारी होती है ग्रेनुलोसाइट बच्चों। मैंने बात की भी थी कि हम अपने डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट बच्चों। यहां पर हमें अंदर की तरफ बहुत सारे ग्रेनुल्स दिखाई देंगे इन सेल्स में, यानी कि इओसिनोफिल जिसे हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनमें ग्रेनुल्स दिखाई देंगे, हम इन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट बच्चों। जबकि हमारे पास मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के अंदर ग्रेनुल्स नहीं दिखाई देते। आप देखिए बच्चों, जो ये दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर है वो यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये कैसे हैं हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट बच्चों। अब ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं बच्चों, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर शेप कहलाते हैं। आप देखें बच्चों यहां पर न्यूक्लियस जैसे कि बाइलोब्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेसोफिल के अंदर आपको ऐसे 2 या 3 लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसी तरह हम बात करें न्यूट्रोफिल के अंदर मोर देन 2 या 3 लोब्ड अपने दिखाई देगी, 5 लोब्ड तक हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती है न्यूट्रोफिल के अंदर। ये न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं ये बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इनकी शेप बनती हुई दिखाई दे जाती है हमें। तो
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर शेप मिलेगी हमें इन तरह की WBC के अंदर, यानी ग्रेनुलोसाइट के अंदर। जबकि यहां पर जो न्यूक्लियस अपने दिखाई देगा वो एक ही दिखाई देगा, इंडिविजुअल दिखाई देगा। जैसे कि मोनोसाइट के अंदर अपने को किडनी शेप दिखाई देगा। इसी तरह हम लिम्फोसाइट के अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, इसलिए इन्होंने यहां पर 2 दिखा रखी है। इनके अंदर राउंडेड न्यूक्लियस मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। आइए इसको अपने डिटेल में स्टडी करेंगे भी सही बच्चों। अगर बात करें बच्चों WBC को, तो WBC को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक हमने ए ग्रेनुलोसाइट बच्चों। अब ग्रेनुलोसाइट है, नाम ही बता रहा है बच्चों, यहां पर क्या होंगे, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे और यहां पर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगी, क्लियर स्ट्रक्चर होती हुई दिखाई देगी। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं मिलेंगे, साइटोप्लाज्म क्लियर होगा। अब बात करें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई देगा बच्चों, इसलिए हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर शेप का WBC है हमारे पास ये। जबकि हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की बच्चों, तो यहां पर क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो लोब नहीं बना रहा था, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों मोनोन्यूक्लियर WBC होती हैं ये। अब बच्चों अगर बात करें कहां कहां प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगी, तो ग्रेनुलोसाइट हमें बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो बोन मैरो एंड लिम्फोइड ऑर्गन, इन दोनों में हमें प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी। इनके एग्जाम्पल भी हमें याद करना है और इनके बारे में हमें पढ़ना भी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। WBC को हमने डिवाइड किया है 2 में, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट बच्चों। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन सी है हमारे पास, एसिडोफिल, जिसे हम इओसिनोफिल भी बोलते हैं बच्चों, नाम इंपॉर्टेंट है याद रखना। हम बात करेंगे भी बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट बच्चों। और ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर है बच्चों मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट बच्चों। फिर से देखिए भैया स्ट्रक्चर इनकी, आप एसिडोफिल की अगर बात करें तो हमारे पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, यानी न्यूक्लियस जो है वो 2 लोब का बना हुआ दिखाई देगा, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ दिखाया गया है यहां पर। इसी तरह बेसोफिल जो है बच्चों वो 2 to 3 लोब्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, यहां पर एस शेप सा न्यूक्लियस हमें बनता हुआ दिखाई देता है। न्यूट्रोफिल के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों इसे। मल्टी लोब्ड इसलिए बोला क्योंकि यहां पर हमें मोर देन 2 या 3 लोब्ड हमें दिखाई देते हैं, हमें 5 लोब्ड स्ट्रक्चर भी ये कई बार दिखाई दे जाती है। इसी तरह मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की मैंने बात की आपको कि यहां पर आपने को डिफरेंट लोब नहीं दिखाई देंगे, एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। यहां पर हमें मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियस दिखाई देगा, जबकि लिम्फोसाइट के अंदर हमें राउंडेड न्यूक्लियस दिखाई देगा बच्चों। तो आपसे कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट है, या फिर इनमें से कौन सा ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। तो बच्चों हमें नाम भी याद रखने हैं इनके, तो आपको ये नाम याद रखने हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ देखिए आप टर्मिनोलॉजी, जैसे डायपेडेसिस। न्यूट्रोफिल की अगर बात करें, न्यूट्रोफिल कैन स्क्वीज एंड कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू, बाहर जो पैथोजन है उस पर अटैक करने के लिए, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों डायपेडेसिस। जैसे कि बच्चों ये मैंने ब्लड कैपिलरीज दिखाई है, और ब्लड कैपिलरी से यहां पर देखिए बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियस के लोब दिखाई दे रहे हैं अपने को, यानी कि न्यूट्रोफिल दिखा रहा है। न्यूट्रोफिल जो है स्क्वीज हो सकती है बाहर की तरफ फेगोसाइटोसिस करने के लिए पैथोजन को, या फिर डेड सेल्स को हमारे पास ये बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। इसको मैंने एक अच्छे फिगर से भी दिखाया है यहां पर। अब देखिए यह हमारे पास न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल जो है अमीबोइड शेप बनाते हुए अपने आप को स्क्वीज करते हुए ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डायपेडेसिस। तो ये डायपेडेसिस के बारे में मैंने बात लिखी। इसके अलावा बच्चों हमारे पास छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी और भी हैं, उन पे भी हमें फोकस करना है, जैसे कि ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस टीएलसी जो थी वो हमारे पास क्या रेंज थी, 6000 to 8000, प्लस माइनस 2000 या 3000। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस, यानी नंबर इंक्रीज हो जाए WBC का तो इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसी तरह बच्चों नंबर डिक्रीज हो जाए तो इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और अगर एबनॉर्मली ही इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, अराउंड हम देखते हैं कि 1 लाख से ज्यादा होते हुए दिखाई दे जाए हमारे पास, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि नॉर्मली जैसे ब्लड कैंसर के टाइम पर हमें होते हुए दिखाई देती है। तो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकेमिया, ये हमें टर्मिनोलॉजी याद रखनी बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों अपने पास डिफरेंट WBC थी, उसके बारे में हम कंपेयर करते हुए चलते हैं बच्चों। हम जानते हैं हमारे पास कौन कौन सी थी, एसिडोफिल, जिसका एक नाम मैंने फिर बताया आपको, क्या बोलते हैं इसे, इओसिनोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इनके हम डिफरेंट पैरामीटर देखेंगे, जैसे कि साइज के बारे में बात करेंगे, हम इनके लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे, हम इनको किससे स्टेन कर सकते हैं और इनका नंबर क्या होता है, मतलब इंडिविजुअल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। भाई टोटल ल्यूकोसाइट था हमारे पास 6000 to 8000, अब इंडिविजुअल कितना नंबर है, कितना परसेंटेज हमें मिलेगा, वो भी हमें याद रखना है। आइए इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बच्चों। अगर बात करें एसिडोफिल का तो 10 to 14 म्यू साइज है इसका, जबकि बेसोफिल 8 to 10 म्यू।
स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट है बच्चों, फोकस करना, ग्रेनुलोसाइट स्मॉलेस्ट है बच्चों, डब्ल्यूबीसी स्मॉलेस्ट की बात नहीं करी है मैंने। इसी तरह न्यूट्रोफिल 10 to 12 म्यू, इसी तरह बच्चों मोनोसाइट 12 to 20 म्यू, जबकि लिम्फोसाइट 6 to 16 म्यू। आप समझ गए होंगे बच्चों स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी, तो हमारे पास लिम्फोसाइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर घुमा के आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट हमारे पास ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, तो ग्रेनुलोसाइट तो हमारे पास कौन सी है बच्चों, बेसोफिल, यानी वो ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा बच्चों लाइफ स्पेन के अगर बारे में बात करें तो लाइफ स्पेन जो है बच्चों एसिडोफिल का 14 आवर्स, जबकि बेसोफिल का 10 आवर्स, न्यूट्रोफिल का बच्चों 12 आवर्स। बात करें मोनोसाइट का तो लेस देन 24 आवर्स, और अगर बात करें बच्चों इस लिम्फोसाइट का तो 5 to 7 डेज। आप इसको कुछ इस तरह से रिसेंबल कर सकते हैं, 14 म्यू था 14 आवर्स, 10 म्यू था 10 आवर्स, साइज के साथ आप कुछ याद कर सकते हैं, 12 म्यू था 12 आवर्स। इस तरह 20 पे तक पहुंचना शुरू करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों 24 आवर्स से कम, और जब 6 to 16 आए तो 6 के साथ आप ऐसे कुछ याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि 5 to 7 आवर्स नहीं, 5 to 7 डेज बच्चों। यानी अगर हम बात करें टोटल डब्ल्यूबीसी में तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो 10 डेज तक का मिल सकता है, क्योंकि हम लिम्फोसाइट को भी कंसिडर करेंगे इस तरह से। हाँ ठीक है, बाकी का जो है हम कह सकते हैं आवर्स में होता है, मतलब 1 डे जो है वो दिखाई देता है पीरियड हमें, लेकिन हमारी लिम्फोसाइट जो है वो सर्वाइव कर सकती है 5 to 7 डेज इन ब्लड। तो हम डब्ल्यूबीसी अगर कभी पूछे हमसे कि कितना इसका लाइफ स्पेन मिल सकता है, तो हम लिम्फोसाइट को कंसिडर करते हुए 5 to 7 डेज जो है इसका आंसर देंगे। इस तरह अगर बात करें बच्चों स्टेन, ये किससे स्टेन की जा सकती है बच्चों, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या है हमारी ग्रेनुलोसाइट बच्चों, ग्रेनुलोसाइट। जबकि हमारे पास मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट क्या है बच्चों, ए ग्रेनुलोसाइट। ये अपने पहले देख ही चुके हैं। अब ग्रेनुल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये ग्रेनुल्स जो हैं ये क्या करते हैं, डाइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको बहुत इजीली हम स्टेन कर सकते हैं। ये जो फिल का मतलब होता है, फिल मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन बच्चों, ये एसिड डाई के लिए क्या करते हैं, अटैचमेंट दिखाते हैं बच्चों, और जिसका एक एग्जांपल है इयोसिन। तो किससे स्टेन किए जा सकते हैं, एसिडिक डाई से, और इसीलिए आप इसे इयोसिनोफिल भी बोलते हैं बच्चों। बेसोफिल बेसिक डाई के लिए अटैचमेंट दिखाता है, बेसिक डाई जैसे कि मेथाइलिन ब्लू बच्चों। न्यूट्रोफिल जो है बच्चों न्यूट्रल है बच्चों, इसको आप किसी भी डाई से, यानी एसिडिक डाई, बेसिक डाई या फिर न्यूट्रल डाई से जो है आप इसे स्टेन कर सकते हैं। ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो इजीली स्टेन हो सकते हैं, यहां पर हम स्टेनिंग की बात इसीलिए नहीं करते हैं इनके लिए। अगर बात करें बच्चों इनकी डीएलसी के लिए, फोकस करना वर्ड डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट का कितना परसेंट पार्ट बनाती है बच्चों, तो 2 to 3% ऑफ टीएलसी। जैसे कि 10,000 अगर बात करके चलें तो 10,000 का 2 to 3% है बच्चों, यानी 200 to 300 जो नंबर है वो हमें क्या मिलता है, एसिडोफिल। तो कभी अगर आप ब्लड सीबीसी आप अगर टेस्ट करवाने जाएं तो अगर इस तरह की कोई आपके पास डब्ल्यूबीसी के पैरामीटर के बारे में बात कर रहा है और अगर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, तो एसिडोफिल का नॉर्मल नंबर जो होना चाहिए वो 2 to 3% ऑफ टीएलसी, यानी 6 to 8,000 का जो है वो 2 to 3% होना चाहिए। इसी तरह सबसे कम जो होती है वो होती है हमारे पास बेसोफिल बच्चों, कितनी होती है, 0.5 to 1%, यानी 50 to 100 हमारे पास। 10,000 नंबर में अगर बात करूं तो 50 to 100, और अगर परसेंटेज में बात करूं बच्चों तो 0.5 to 1%, सबसे कम हमें दिखाई देती है डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो बच्चों बहुत ज्यादा 60 to 65% ऑफ टीएलसी बच्चों, यानी 6,000 to 6,500 के अप्रॉक्स हमें दिखाई देती है न्यूट्रोफिल बच्चों। मैक्सिमम इन नंबर बच्चों, तो याद रखना है हमें इसके बारे में। मोनोसाइट की अगर बात करें बच्चों तो मोनोसाइट 6 to 8% ऑफ टीएलसी, यानी 600 to 800 नंबर में अगर बात करें तो। इस तरह लिम्फोसाइट जो है ये भी अच्छी खासी नंबर है इसका, 20 to 25% ऑफ टीएलसी, यानी 2000 से 2500, अगर मैं टोटल 10,000 कंसिडर करूं तो बच्चों। तो ये डाटा जो है बच्चों इनको आपको रीड करते हुए चलना है। इसी तरह अगर बात करें बच्चों कुछ और भी हमें पैरामीटर्स देखने हैं, जैसे कि हम बात करें शेप ऑफ न्यूक्लियस की, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसके, और इनके न्यूक्लियस को शेप को दिखाते हुए यहां पर मैंने कुछ फिगर दिखाए हैं। एसिडोफिल की अगर बात करें बच्चों तो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, आप देखें बच्चों 2 लोब यहां पर, यानी 2 लोब मैंने दिखाए हैं जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्ट होते हुए दिखाए हैं। यहां पर बेसोफिल की बात करें बच्चों 2 to 3 लोब स्ट्रक्चर होती है, और जैसा कि मैंने बताया था कि एस शेप्ड न्यूक्लियस दिखाई देता है, ये हमारे पास एस शेप्ड न्यूक्लियस 2 to 3 लोब हमारे पास। न्यूट्रोफिल की बात करें बच्चों तो 3 to 5 लोब स्ट्रक्चर होती है हमारे पास न्यूट्रोफिल, यानी बहुत सारे लोब हमारे पास, 5 लोब तक भी हमें दिखाई दे जाते हैं यहां पर। मोनोसाइट के अंदर बच्चों किडनी शेप स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यहां पर लोब नहीं बनते हैं। इसी तरह लिम्फोसाइट के अंदर बच्चों राउंडेड हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट बात आई न्यूट्रोफिल की, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो फीमेल के अंदर हम बात करते हैं, हमें मिलती है यहां पर बार बॉडी, बार बॉडी बच्चों। 2X क्रोमोसोम हमारे पास फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स में,
1X क्रोमोसोम जो है बच्चों ये इनएक्टिव होता है और ये न्यूट्रोफिल के ही किसी लोब के साथ अटैच दिखाई देता है। अगर न्यूट्रोफिल के साथ किसी लोब के साथ हमें कुछ अटैच होता हुआ दिखाई दे जाए, हम उसे बोलते हैं बार बॉडी। हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चों बार बॉडी के फॉर्म के अंदर बच्चों। और अगर बार बॉडी है इसका मतलब वो फीमेल है बच्चों। तो आपको याद रखना है बार बॉडी जो है ये है क्या बच्चों। पहली बात तो 1X क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ और ये कहां पर अटैच दिखाई देता है, तो न्यूट्रोफिल के किसी लोब के साथ। और ये कहां किस में दिखाई देगा, मेल या फीमेल में, तो बच्चों फीमेल के अंदर बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद भी रखना है। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों फंक्शन की, तो एसिडोफिल जो है दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इंफेक्शन, जैसे टेनियासिस, जैसे कि एस्केरियासिस या फिर हे फीवर के समय। देखिए बच्चों यहां पर लिखा हुआ है इयोसिनोफिलिया, नंबर ऑफ एसिडोफिल्स अगर इंक्रीज हो जाए, और कब हो जाए बच्चों, जैसे कि टेनियासिस या फिर एस्केरियासिस या फिर हे फीवर के समय बच्चों। तो हमारी कहां प्रोटेक्शन में कब हेल्प करती हैं ये डब्ल्यूबीसी, तो एसिडोफिल करेगी एलर्जी एंड पैरासिटिक इंफेक्शन के समय। इस तरह हम बेसोफिल की बात करें बच्चों, तो बेसोफिल हमारी किस तरह से हेल्प करती है इम्यून सिस्टम में, ये सीक्रेट और ट्रांसपोर्ट करती है बच्चों हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन कौन सीक्रेट करता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर देना बच्चों बेसोफिल। इसी तरह से बच्चों पूछे न्यूट्रोफिल का काम क्या है, तो बच्चों मैं आपको न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों के लिए बताता हूं कि दोनों का काम है फेगोसाइटोसिस करना बच्चों। तो न्यूट्रोफिल जो है फेगोसाइटिक नेचर की होती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया एंड वायरस बाय कौन सा प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस करना। इसी तरह बच्चों हम बात करें मोनोसाइट की, तो ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंजर सेल्स ऑफ ब्लड बिकॉज दे एनगल्फ डैमेज्ड और डेड एंड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कॉर्पस, जैसे कि हीमोकोनिया के बारे में बात की थी हमने। तो दोनों ही फेगोसाइटोसिस है बच्चों, लेकिन हम जानते हैं बच्चों इसका साइज मोनोसाइट से क्या होता है, कम होता है हमारे पास, इसलिए हम इसे माइक्रोप्लिस्मेन बोलते हैं, जबकि इसे हम मैक्रोप्लिस्मेन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रोप्लिस्मेन ऑफ ब्लड कौन है, तो हमारा मोनोसाइट। इसी तरह माइक्रोप्लिस्मेन ऑफ ब्लड कौन है, तो हमारा बच्चों न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट की बात करें बच्चों, अब डिजीज में डिटेल में पढ़ते भी हैं, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेशर में ये क्या होती है बच्चों, डिफरेंशिएटेड होती है बच्चों। डायरेक्टली किल करना माइक्रोब्स को, टी हेल्पर स्टिमुलेट करना अदर सेल्स को, टी सप्रेसर सप्रेस करना हमारी किलर सेल्स को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे हम क्या कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। और बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज बच्चों। तो ये आप डिजीज में डिटेल में पढ़ते भी हैं, तो आपको इसकी भी कंपैरेटिव स्टडी याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर हमारे पास 279 पर फिगर नंबर 18.1 पर एक डायग्राम दे रखा है। हमने अभी बहुत सारे डायग्राम देखे, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम देखे, क्लियर डायग्राम देखे, लेकिन हमें तो एनसीईआरटी के डायग्राम याद करने हैं। और एनसीईआरटी डायग्राम बच्चों मैं पहले ही बता देता हूं बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो चांसेस इसके ही बनेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखा रखी है तो बच्चों याद रखना है आरबीसी। अगर बिट्स की अगर बात दिखा रखे हैं, हमें कुछ कुछ पीसेस दिखा रखे हैं, तो अभी हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की बच्चों। सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं बच्चों प्लेटलेट्स बच्चों, तो ये प्लेटलेट्स हैं हमारे पास। आए बात करें हमारे पास डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में हमारे पास इयोसिनोफिल, क्या नाम बता सकते हैं इयोसिनोफिल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो दूसरा नाम था इसका एसिडोफिल। याद रखना बच्चों एसिडोफिल, एसिडोफिल। और इसका न्यूक्लियस कैसा था बच्चों, तो बाइलोब न्यूक्लियस था। तो हल्का सा तो आपको यहां पर दिखाई देगा, अगर आप एनसीईआरटी में फोकस करेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई देंगे 2 लोब यहां पर अपने पास। इसी तरह हमारे पास बेसोफिल, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप जानते हैं बेसोफिल के अंदर हमारे पास 2 to 3 लोब स्ट्रक्चर होती है, और ये कुछ हमारे पास एस शेप बनाते हुए दिखाई देती है। न्यूट्रोफिल में हालांकि आपको एनसीईआरटी में फिर क्लियर दिखाई दे जाएगा, यहां पर आपको बहुत सारे लोब दिखाई देंगे, 2 to 3 लोब, 4 लोब के आसपास आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी बच्चों, ये न्यूट्रोफिल है। मोनोसाइट हम पढ़ते भी हैं कि किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है, तो आपको यहां पर मोनोसाइट में किडनी शेप दिखाई देगा। अब बात आई बच्चों लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट के अंदर राउंडेड न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर कल को आपसे एग्जाम में ये पूछ ले टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करो, तो फिर कैसे बताओगे। तो यहां पर बच्चों याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट जो है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपको कंप्लीट कवर करता हुआ दिखाई देगा सेल को अंदर से। ये देखिए राउंडेड न्यूक्लियस है, कुछ इस तरह से अपने को याद तो रखना ही है। तो टी लिम्फोसाइट के अंदर आपको याद रखना है कि कंप्लीट सा ये कवर करता हुआ दिखाई देगा, जबकि बी लिम्फोसाइट के अंदर न्यूक्लियस जो है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर तो नहीं है, लेकिन ये आपको एक तरफ दिखाई देगा, है तो राउंडेड सा ही कुछ कुछ, तो आपको एक तरफ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से याद रख लेना बच्चों, टी लिम्फोसाइट का डायग्राम टोटली कवर कर रहा है अंदर से, तो कुछ इस तरह से याद रख लेना बच्चों, है ना। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है, तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स बच्चों अपने को याद रखनी है, एनसीईआरटी है तो इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, अब हम फोकस करते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जो है उसका एक नाम और भी है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये भी अपने को याद रखना है। जैसे कि हमने आरबीसी को नाम दिया था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को नाम दिया था ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम नाम दे रहे हैं थ्रोम्बोसाइट बच्चों। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बच्चों। एक्चुअली बच्चों ये सेल्स फ्रेगमेंट होती है बच्चों, ये सेल नहीं होती, सेल के टुकड़े होते हैं बच्चों, है ना। देखिए
एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मेरो। आपसे अगर पूछे कि कौन सी सेल्स का पार्ट है तो एक नाम दिया है, आपको उसको एक फास्ट रीड करना है, मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बच्चों बिग और कैरियो मतलब बच्चों न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस वाली सेल का जो है फ्रेगमेंट्स है हमारे पास, ये बोन मेरो के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये बोन मेरो से ही हमें प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे प्लेटलेट्स बच्चों। अगर शेप की बात करें बच्चों प्लेटलेट्स की, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, डिस्क लाइक होती हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और बाई कॉन्वेक्स होते हैं। आरबीसी से कंपेयर करते हुए चलना बच्चों इसको, है ना। साइज की अगर बात करें तो 2 to 3 म्यू, बहुत छोटे हैं बच्चों। लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो 2 to 5 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट भी आपसे पूछेगा। अब आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो 5.5 मिलियन था। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हमने बात की थी 6 to 8,000, जिसको हमने एवरेज बात कर ली थी 10,000 के आसपास। बात करें बच्चों प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स जो है 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम क्यूब होता है। मतलब आरबीसी से तो बहुत कम है, लेकिन डब्ल्यूबीसी से बच्चों ज्यादा है, तो इसको फोकस करना। यहां पर मैंने एक फिगर भी दिखाया है यहां पर आपको, ये तो बच्चों आरबीसी है और इसके बीच बीच में आपके पास यहां पर ये प्लेटलेट्स हैं बच्चों। हालांकि बच्चों एक रीडिंग ही देनी है अपने को इसके डाटाज की। अब अगर बात करें बच्चों कुछ अपने को पॉइंट याद रखने हैं कि इन प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टेन कर सकते हैं। और आप जानते हो बेसोफिलिक स्टेन करने के लिए जो हमारे पास बेसिक डाई होगी वो कौन सी है, मेथिलीन ब्लू बच्चों। इसी तरह बच्चों मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, और इस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रोम्बस्थेनिन। बच्चों फ्रेगमेंट्स ही तो है, और इस फ्रेगमेंट्स के अंदर जो प्रोटीन का जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, थ्रोम्बस्थेनिन बच्चों। तो नाम याद रखना है। स्पिंडल कॉर्पस फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट्स, हमारे अंदर बात नहीं कर रहा, अदर वर्टिब्रेट्स इन विच राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट भी होता है, लेकिन हमारे अंदर नॉन न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हमने जैसे बात की थी ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसी तरह पिनिया यहां पर भी जो है डिनोट करेगा डिक्रीज नंबर को, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बच्चों। और एक डिजीज यहां पर हम बात करते हैं, एक सिम्टम जिसे हम कह सकते हैं हम, क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स 40,000 mm पर क्यूब। अगर हम देखें बच्चों डिक्रीज होता हुआ नंबर, हम जानते हैं नॉर्मल नंबर है 1.5 to 3 लाख, अगर 40,000 के आसपास पहुंचना शुरू हो जाए, यानी बहुत कम नंबर हो जाए प्लेटलेट्स का बच्चों, जिसे हम नॉर्मली डेंगू में भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, अगर 40,000 से कम होता हुआ दिखाई दे जाए, if number is less than critical count, then red spots or rashes appear in the skin, और इस डिजीज को हम बोलते हैं बच्चों पुरपुरा डिजीज। तब से पूछे बच्चों पुरपुरा डिजीज जो है उसमें क्या होता है, किसका नंबर कम होता है, तो प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है। और प्लेटलेट्स का क्रिटिकल नंबर काउंट कितना होता है, तो ये भी याद रखना है 40,000 पर एमएम क्यूब, उससे कम हो जाए तो ये डिजीज हमें अपीयर होते हुए दिखाई देती है। आप यहाँ पर देखिए फिगर बच्चों, आमतौर पर यहाँ पर लेग्स पर आपको यहाँ पर रेड कलर के स्पॉट रेशेस दिखाई देंगे बच्चों, और ये डिनोट करते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। अब बात करें बच्चों इस प्लेटलेट्स के फंक्शन भी, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लेटलेट्स ये अपने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। देखिए ये रिपेयर करती है, इसके डिफरेंट फंक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। रिपेयर करती है बच्चों एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम बच्चों। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो प्लेटलेट्स उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। कैसे? ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करती है, बिकॉज उनकी सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस सरफेस, तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है बच्चों, एंड चिपक कर ये हमारा एक प्लग का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारी रिपेयरिंग में हेल्प करते हुए दिखाई देती है। जैसे कि देखिए बच्चों, अगर मान लो कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुई, और रप्चर हुई तो हमारे पास प्लेटलेट्स जो है वो क्या होनी शुरू होती है। यहां पर मैंने जो व्हाइटिश ब्लूइश पार्ट जो है वो दिखा रखा है बच्चों प्लेटलेट्स, और इंजरी दिखा रखी है मैंने यहां पर, यानी डैमेज दिखाई ब्लड वेसल को। तो ब्लड जो है सेल्स बाहर निकल रही है, यानी कि हमारे पास आरबीसी जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ज्यादा आरबीसी बहुत सारी है, इसलिए आपने आरबीसी को बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। अब जैसे ही इंजर्ड हो गया तो इसे रिपेयर तो करना है इस ब्लड वेसल को। इस केस में क्या करती है प्लेटलेट्स जो है वो प्लग बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे देखो आप यहां पर प्लेटलेट्स से प्लग बनाना शुरू कर दिया है ये यहां पर, और ये प्लग बनाकर जो काम कर रही है इसे हम बोलते हैं रिपेयरिंग करना हमारी एंडोथेलियम का। और आप वैसे भी जानते हैं एंडोथेलियम जो है वो एपिथेलियम है। एपिथेलियम पावर ऑफ रीजनरेशन क्या दिखाती है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है एपिथेलियम में। तो एक और ब्लड के लॉस को रोकने में हमारी हेल्प करी किसने, प्लेटलेट्स ने, प्लग बनाकर यहाँ पर, एंड देन फिर एपिथेलियम अपने को क्या कर लेगी बच्चों, रिपेयर कर लेगी। तो एंडोथेलियम के रिपेयरिंग में हेल्प करेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे अभी जब ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म देखेंगे तो उस केस में ये क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। सिंथेसाइज करती है बच्चों सेरोटोनिन, यानी कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन में भी ये रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वुंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, इट कॉज क्या कहलाता है बच्चों, क्लॉटिंग। आप जानते हैं अगर चोट लग जाए तो ब्लड कुछ देर तो बहेगा,
कुछ देर तो फ्लो करेगा, लेकिन उसके बाद रुक जाता है। वो क्यों रुका, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, कौन सी मैकेनिज्म थी जिसने उस ब्लड को बाहर निकलने से रोका या फिर ब्लड का क्लोट करवाया, इसे हम पढ़ेंगे इस ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर बच्चों। आइए देखिए, नॉर्मली अगर ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो 1 to 3 मिनट का होता है बच्चों, यानी कि अगर चोट लग जाए और कट लग जाए तो जो ब्लड बाहर आता हुआ दिखाई देगा तो 1 to 3 मिनट। क्लोटिंग टाइम जो होता है बच्चों वो 2 to 8 मिनट, मतलब इस टाइम तक हमारे नॉर्मली अगर एक कट लगा है तो 2 to 8 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्लोट हो जाएगा। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बच्चों, जिसको यहाँ पर डायग्राम से हमने इलिस्ट्रेट किया है बच्चों, कि कोई डैमेज हुई वॉल, बाहर की तरफ हमारे पास ब्लड सेल बाहर निकलने लगी। अब इसमें हमारे पास हेल्प करते हुए दिखाई देंगे हमारे पास एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स बच्चों, इंपॉर्टेंट है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। यहां पर हमारे पास फाइब्रिन बनेंगे। हम अभी बात करेंगे बच्चों, हमने बात की भी थी कि डिजॉल्व कंडीशन के अंदर यहां पर फाइबर प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। और उस फाइब्रिनोजन को जो कि सोल्यूबल कंडीशन में है बच्चों, उसे हमें कन्वर्ट करना है फाइब्रिन में, यानी इनसोल्यूबल कंडीशन में। भाई फाइबर चाहिए हमें नेटवर्क बनाना है, तभी तो हमारे पास यहां से बाहर सब्सटेंस जाना क्या होंगे, रुकेंगे। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास फाइब्रिन आएंगे। अब कैसे आएगा ये फाइब्रिन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक्टिवेटेड प्लेट एंड फाइब्रिन जो है यहां पर एक क्लोट बनाते हुए हमें दिखाई देती है। अभी क्या है मैकेनिज्म, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे भी बच्चों। समटाइम्स हम देखते हैं क्लोट आर आल्सो फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर ब्लड वेसल डैमेज नहीं भी हुई है तो भी हमें 2 तरह के क्लोट बनते हुए दिखाई देते हैं। एक क्लोट को बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बस क्लोट बच्चों, और एक को बोलते हैं बच्चों एम्बोलस क्लोट। थ्रोम्बस क्लोट जो है बच्चों ये स्टैटिक क्लोट होता है, यानी अगर किसी ब्लड वेसल में, नॉर्मली तो ये किसी भी ब्लड वेसल में हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये नॉर्मली लेग की जो वेन्स होती है ना बच्चों, डीप वेन, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और आज के रीजन भी आप भी जानते हैं बच्चों, वेन के अंदर ब्लड जो है वो स्लो फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। यहां पर क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है बहुत सारे यहां पर, कि यहां पर कोई ब्लड वेसल पहले कोई इंजर हुई हो एंड देन उसके बाद प्लेटलेट्स और एक्टिवेटेड प्रोटीन जो है इन्होंने यहां पर एक प्लग का फॉर्मेशन कर दिया हो। एंड ये जो प्लेटलेट ने जो प्लग का फॉर्मेशन कर दिया हो, ये टाइम के साथ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता चला गया और इसी कारण से ये बड़ा होता चला गया। तो ये क्या करेगा बच्चों, एक ही जगह पे बना और बड़ा होता चला गया, तो ब्लड के फ्लो में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चों। इसे बोलते हैं थ्रोम्बस क्लोट, यानी एक ही जगह स्टैटिक क्लोट। इसी तरह अगर हम देखें बच्चों एम्बोलस क्लोट, एम्बोलस क्लोट क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मली हमें कहीं पर भी दिखाई दे जाता है। जैसे कि मान लो ये क्लोट था, नॉर्मली जो है स्टैटिक क्लोट नहीं रहता, ये थोड़ी देर बाद अपने आप डिजोल्व हो जाता है। पर डिजोल्व होने के बाद अगर छोटे छोटे अगर पीसेस ब्लड में अगर आ गए तो क्या होंगे, ये पीसेस जो हैं ब्लड क्लोट के, ये ब्लड के साथ फ्लो करते हुए दिखाई देंगे। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है जैसे एयर बबल क्रिएट हो जाए ब्लड के अंदर, और अगर एयर बबल क्रिएट हो गया तो ये भी एम्बोलस क्लोट का काम करेगा। एम्बोलस क्लोट जो होता है बच्चों वो मूविंग क्लोट होता है। थ्रोम्बस क्लोट स्टैटिक क्लोट है, जबकि एम्बोलस क्लोट जो है मूविंग क्लोट है। और ये मूव करता हुआ अगर किसी छोटी छोटी कैपिलरी के अंदर आगे जाके अगर ब्रांचेस बनती है, आप जानते हैं, अगर किसी छोटी कैपिलरीज के अंदर जाके अगर वहां पर स्टक हो गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बच्चों। और इसकी मूविंग नेचर के कारण से ही हम एम्बुलेंस को क्या कहते हैं बच्चों, मोर हार्मफुल नेचर का मानते हैं। तो आपने रीडिंग देनी है बच्चों, फास्ट रीडिंग देनी है। थ्रोम्बस क्लोट बच्चों याद रखना है, पहली बात तो स्टैटिक क्लोट है, जबकि एम्बुलेंस क्लोट जो है बच्चों ये है मूविंग क्लोट। स्टैटिक क्लोट विच ग्रोज बिगर एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल। जैसे कि आप एथेरोस्क्लेरोसिस भी पढ़ते हैं बच्चों, आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आप देखते हैं ब्लड वेसल जो है उसकी इनर वॉल कभी डैमेज हुई एंड देन उसके अंदर ही प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन हुआ। हम पढ़ेंगे भी बच्चों, एक ही जगह पे बना और समय के साथ साथ क्या होता चला गया बच्चों, बड़ा होता चला गया बच्चों। तो स्टैटिक क्लोट है बच्चों। एथेरोस्क्लेरोसिस हम पढ़ेंगे बच्चों आगे, जब लास्ट में डिजीज डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। थ्रोम्बस क्लोट बच्चों जो है वो स्टैटिक क्लोट है, जो कि एक ही जगह पे बना और फिर बड़ा होता चला गया एंड देन फिर ब्लॉक कर देता है हमारी ब्लड वेसल्स को। इसी तरह इफ दिस क्लोट इज फॉर्म्ड इन द कोरोनरी वेसल देन कॉल्ड इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस विच कैन कॉज हार्ट अटैक। इसी तरह एम्बोलस की बात करें बच्चों, ब्लड सप्लाई रुक गई बच्चों, इसलिए बोला हमने हार्ट अटैक से। एम्बोलस क्लोट की अगर हम बात करें तो मूविंग क्लोट है विच फ्लो विद ब्लड एंड अल्टीमेटली गेट डिजोल्व इन ब्लड। नॉर्मली तो क्या हो जाता है बच्चों, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर डिजोल्व नहीं हुआ और किसी छोटी कैपिलरी के अंदर स्टक हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर देगा बच्चों, मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर बच्चों। हम हालांकि ये जो सब टर्मिनोलॉजी हैं जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह, हार्ट ब्लॉक जो है, ये हम डिटेल में डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे भी, हम वहां पर बात करेंगे भी बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों नॉर्मल क्लोटिंग मैकेनिज्म की बच्चों। क्लोटिंग मैकेनिज्म जो है बच्चों वो एक कैस्केड मैनर में फंक्शन में परफॉर्म की जाती है। क्या है कैस्केड मैनर में, हम देखेंगे कि अगली रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए लास्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। यहां पर इस क्लोटिंग मैकेनिज्म की बात करें बच्चों तो मैकफार्लेन एंड को वर्कर ने इसको दिया था।
देखिए जरा बच्चा, अगर बात करें हम कोआगुलेशन करवाना है ब्लड का, तो ब्लड एग्जिबिट्स कोआगुलेशन क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बच्चों मान लो कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी बच्चों, अब चोट लगी तो बच्चों वहां पर प्लेटलेट्स जो हैं वो भी क्या होंगी, एक्टिवेटेड होंगी, और साथ साथ वहां पर जो इंजरी जहां पर हुई है उस साइड पर जो टिश्यू होंगे वो भी एक्टिवेट होंगे, और ये क्या करेंगे बच्चों, ये फैक्टर रिलीज करना शुरू करेंगे। जैसे अगर बात करें बच्चों प्लेटलेट्स, ये रिलीज करना शुरू करेगी एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इस तरह बच्चों टिश्यू जो होंगे, जो इंजरी जहां पर हुई है उस साइड पर, ये रिलीज करेंगे बच्चों एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ भी है। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये हम बात कर रहे हैं इन सर्टन फैक्टर्स की, जो कि क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम के प्रेजेंस के अंदर हमारे पास एक्ट करते हुए दिखाई देंगे और फाइनली हमारी ब्लड क्लोटिंग करवाएंगे। देखिए बच्चों, इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, जिन्हें हम बोलेंगे कैस्केड मैनर में काम करते हुए दिखाई देंगे, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिवेट स्टेट। इन एक्टिव स्टेट के अंदर बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों, ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, थ्रोम्बोकाइनेज का। जो ये हमारे पास एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन आए, यानी कि प्लेटलेट्स ने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जबकि टिश्यू ने क्या रिलीज किया, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे बच्चों एक एंजाइम जिसे बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये क्या करेगा बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसको कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट करेगा बच्चों थ्रोम्बिन में, और अगर एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, डिजोल्व कंडीशन में हमारे पास होता है फाइब्रिनोजन, और ये फाइब्रिनोजन कैल्शियम के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा बच्चों फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिनोजन तो बच्चों डिजोल्व कंडीशन में क्या है, हमारे पास फाइबर ही है, इसको अनसोल्युबल कंडीशन में ले आएगा, फाइब्रिन बना लेगा। हमें फाइबर ही तो चाहिए ताकि हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो हुआ क्या बच्चों, चोट लगी, इंजर्ड टिश्यू, रिलीज किया एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स ने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और इन दोनों ने बच्चों एक एंजाइम का फॉर्मेशन किया जिसे मैंने बोला थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज। आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा भी है, जो कि कैल्शियम के प्रेजेंस में अब आगे काम करना शुरू करेंगे। ये क्या करेंगे बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव स्टेज के अंदर है, इसे कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन के अंदर, और थ्रोम्बिन एक बार बन गया बच्चों तो ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन आपके ब्लड में है बच्चों, सोल्युबल कंडीशन में फाइबर है, उसको इनसोल्युबल कंडीशन के अंदर लेकर आएगा जिसे हम बोलेंगे फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन जो है एक नेटवर्क क्रिएट करेगा जिससे हम अपने ब्लड को क्लोट कर पाएंगे बच्चों। तो आपने देखा बच्चों, इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें पिछले रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए, यानी थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। तो अगर नेक्स्ट रिएक्शन को चलाने के लिए लास्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इसे बोलते हैं बच्चों कैस्केड मैनर में काम होता हुआ दिखाई देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है बच्चों मैकफर्लन एंड कोवर्कर ने दिया था, जो कि कैस्केड मैकेनिज्म है हमारे पास। अब आइए, अगर हम बात करें आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ बच्चों, किसने दिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना, मैकफर्लन एंड कोवर्कर। 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 हैं, एक एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बच्चों। इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जबकि प्लेटलेट्स बच्चों ये क्या रिलीज करेगी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये क्या करेंगे बच्चों, बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी बच्चों। दिस एंजाइम इनएक्टिवेट हिपेरिन, एंटी हिपेरिन बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अब क्या करेगा, अगर ये बन गया बच्चों एंजाइम तो ये ब्लड को क्लोट करवाने में हेल्प करेगा, जबकि हमारा हिपेरिन जो है आप जानते हैं ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, ब्लड कोआगुलेशन को रोकता है। तो अगर थ्रोम्बोकाइनेज बन गया तो यानी हिपेरिन का उल्टा काम करना स्टार्ट करेगा, इसलिए इसको एंटी हिपेरिन भी बोलते हैं। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन बच्चों। क्या होगा बच्चों, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जिसका दूसरा नाम है, अगर ये बन गया तो ये क्या करेगा बच्चों, इनएक्टिव स्टेज में जो प्रोथ्रोम्बिन था इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर। किसके प्रेजेंस में काम चलता है बच्चों, तो कैल्शियम के प्रेजेंस में। और अगर एक बार थ्रोम्बिन बन गया बच्चों तो फिर क्या होगा, कन्वर्जन होगा। थर्ड स्टेप हमारा यानी लास्ट स्टेप, जो कि फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा बच्चों फाइब्रिन के अंदर बच्चों। फाइब्रिनोजन इज अ सोल्युबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइज मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजन टू फॉर्म इनसोल्युबल फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फाइब्रिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Fibrin fibers form network on cut or wound in which blood corpuscles got trapped. This form clotting of blood. मैंने कहा था फाइब्रिन अगर एक बार बन गए तो हमारे पास वो क्या करना शुरू करेंगे, एक नेटवर्क बनाने का काम करेंगे, जो कि हमारे ब्लड सेल्स जो बाहर जा रही होंगी उनको ट्रैप करने का काम शुरू करेंगे। आफ्टर क्लोटिंग अ पेल येलो लिक्विड oozes from clot called serum in which antibodies are found, वो बाहर
आना शुरू करता है। अब इसे बात करेंगे सीरम किसे बोलते हैं बच्चों, हम देखेंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर बात कर रहा है ब्लड वेसल जहाँ पर डैमेज हुई वहाँ पर हमारे पास प्लेटलेट्स ने क्या किया, एक प्लग का फॉर्मेशन किया एंड फाइनली हमारे पास फाइबर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए यहाँ पर, ताकि एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सके और हमारी ब्लड वेसल्स को हम रिपेयर कर सके बच्चों। इसे हम बोलते हैं बच्चों ब्लड कोआगुलेशन। हम बात करें बच्चों सीरम, सीरम किसे बोलते हैं? तो देखिए बच्चों, ब्लड जो था हमने देखा था, अगर ब्लड में से मैं कॉर्पसल्स हटा दूं, कॉर्पसल्स की मतलब बच्चों बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। याद करो बच्चों, शुरुआत में बात की थी अपनों ने, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो थे वो फॉर्म्ड एलिमेंट थे, अगर उनको हटा दें तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। सही बात। अब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन, अरे इसी को तो कन्वर्ट किया था हमने फाइबर के अंदर, अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सीरम बचेगा। तो आपसे पूछे ना बच्चों सीरम किसे बोलते हैं, तो आप बोलना प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन जो था अगर उसको माइनस कर दे तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीरम। क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो अपने को याद रखना है, एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं बच्चों जो कि रोमन में लिखे जाते हैं, हालांकि अपने को यहां पर उनको याद नहीं रखना है। दीज फैक्टर्स आर मेनली प्रोड्यूस इन लीवर। दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स जो हैं वो कहां प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? लीवर के अंदर। विटामिन के ये रिक्वायर होता है इन क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए, और मेनली हम बात करेंगे बच्चों प्रोथ्रोम्बिन के लिए बच्चों। दीज फैक्टर्स आर रिप्रेजेंट इन रोमन नंबर बच्चों। तो आपके स्टडी मटेरियल में बच्चों आपके दिए हुए हैं, आप चाहें तो एक क्विक रीडिंग जो है इनको दे सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे बच्चों डिफरेंट ब्लड ग्रुप, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। इसके साथ हम डिस्कवर स्टडी करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप की। आरएच क्या फैक्टर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, तो ये है हमारे पास के लैंडस्टीनर बच्चों, और इन्होंने डिस्कवर किया बच्चों ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को एंड ओ ब्लड ग्रुप को। अगर बात आए ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप को जो डिस्कवर किया था वो था हमारे पास अल्फ्रेड वॉन डी कॉस्टेलो, एंड हमारे पास एक थे एड्रियानो स्ट्रूली। हालांकि अपने को याद रखना है बच्चों सिर्फ डी कॉस्टेलो एंड स्ट्रूली। आपके स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ मिल भी जाएगा। तो डी कॉस्टेलो एंड स्ट्रूली ने डिस्कवर किया आई बी ब्लड ग्रुप, बाकी ए बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए बच्चों लैंडस्टीनर ने बच्चों। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी मैंने बात की भी थी, ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस हैं वो कहां प्रेजेंट मिलेंगे? तो आरबीसी की सरफेस पर, जिसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी के नाम से। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों एंटीबॉडीज जो है वो हमें कहां मिलेगी? तो प्लाज्मा के अंदर एंटी ए और एंटी बी के नाम से बच्चों। आपको याद रखना है एंटीजन का एक दूसरा नाम जो कि है ए ग्लूटिनोजन। इसी तरह बच्चों एंटीबॉडी का दूसरा नाम जो है बच्चों ए ग्लूटिनिन। तो ए ग्लूटिनोजन किसे बोलते हैं बच्चों? एंटीजन को, और ए ग्लूटिनिन किसे बोलते हैं बच्चों? एंटीबॉडी को। अच्छा, अगर बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की, तो ये क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन है बच्चों। इसको मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा बच्चों। जैसे कि बात करें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है नॉर्मली, अगर बात करें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो देखिए जैसे मैं यहां पर 4 पर्सन बनाने की बात करता हूं। देखो बेटा, 4 यहां पर मैंने पर्सन दिखाए हैं। अब 4 पर्सन के अंदर मैं बात करता हूं कि मान लो ये जो है ए ब्लड ग्रुप वाला है, ये बी ब्लड ग्रुप वाला है, ये बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, और ये बच्चों ओ ब्लड ग्रुप वाला है। समझिएगा बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपने को रटना ही नहीं पड़ेगा बच्चों, एकदम इजी है। देखिए कनेक्ट होइएगा मेरे साथ बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचान करें, तो ब्लड ग्रुप के पहचान के लिए बच्चों एंटीजन होता है। एंटीजन जो है वो बच्चों एक जेनेटिक मार्कर होता है जो कि आरबीसी की सरफेस में मिलता है, और आरबीसी की सरफेस पे जो लगे हुए जो एंटीजन है यही हमें पहचान देते हैं कि वो किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है। मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए ये ट्राइंगुलर जो है ये सिंबल है, कहां मिलेगा बच्चों? आरबीसी की सरफेस पे। तो इसकी आरबीसी की सरफेस पर हमें क्या मिलेंगे? इस तरह के ट्राइंगुलर सरफेस, ये इसकी पहचान हो गई। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप के लिए मैं मान लेता हूं कि सर्कुलर जो है ये एंटीजन है, मान लेते हैं अपने। तो यानी कि इसकी आरबीसी जो होगी इस पर हमें किस तरह के मार्कर मिलेंगे? इस तरह के सर्कुलर मार्कर मिलेंगे बच्चों। अब ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, यानी एंटीजन जो है वो इसकी क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। अब बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप नाम ही बता रहा है कि ए की पहचान भी है और बी की पहचान भी है, यानी कि इसकी आरबीसी पर अगर हम बात करें तो हमें ट्राइंगुलर भी मिलेगा और हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर भी मिलेगी।
दोनों तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है, दोनों तरह की एंटीजन मिल रही है बच्चों। ये देखें इसकी आरबीसी पर, यानी अगर मैं इसका ब्लड लूं और इसकी स्टडी करूं तो मुझे दोनों तरह की एंटीजन मिलेगी। हमने बोला ए बी ब्लड ग्रुप। अब आई ओ ब्लड ग्रुप की बात बच्चों। ओ ब्लड ग्रुप बच्चों 0, यानी कि इसकी आरबीसी पर हमें कोई एंटीजन मिलेगी ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं मिलेगी बच्चों। तो यानी कोई पहचान नहीं मिली, हमने इसे क्या बोलना शुरू कर दिया, ओ ब्लड ग्रुप बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, ये तो थी पहचान, ये तो थे एंटीजन। अब एंटीबॉडी जो है वो आरबीसी पर नहीं, वो प्लाज्मा के अंदर मिलती है बच्चों। अब एक बात बताओ, कौन किसको ब्लड दे पाएगा, कौन किसको जो है नुकसान पहुंचाएगा, इसकी स्टडी करते हैं, समझिएगा बच्चों। अगर मैं देखूं कि क्या ए वाला बी को ब्लड दे सकता है, तो देकर देखते हैं। तो अगर ए वाला बी को ब्लड देता है, इसका मतलब कौन सी एंटीजन आ जाएगी, ट्रायंगुलर। अब इस बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है ये सर्कुलर तो पहचानता था, क्योंकि इसके पास तो कैसी थी, सर्कुलर एंटीजन थी। एग्जाम्पल लिया है हमने सर्कुलर का। लेकिन अब क्योंकि ए ने ब्लड दिया है बी को, तो ए वाले के पास तो ट्रायंगुलर वाली एंटीजन थी, तो अब इसकी आरबीसी कौन सी आ गई, एंटीजन कौन सी आ गई, ट्रायंगुलर वाली। अब ट्रायंगुलर वाली आ गई एंटीजन, तो इसको तो पहचानेगा नहीं, और अगर इसको पहचानेगा नहीं तो ये क्या करेगा, इसको मारने का काम करेगा। और इसके लिए कैसी रखेगा एंटीबॉडी, कुछ इस तरह की शेप की, यानी ट्रायंगुलर शेप की, ताकि वो उसको क्या कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो यानी कि ये कैसी एंटीबॉडी रखेगा बच्चों, ए को मारने वाली। यानी यहां पर एंटीबॉडी हमें क्या मिलेगी बच्चों, ए मिलेगी बच्चों, क्योंकि ए को मारना चाहता है। इसी तरह बी वाला जब देगा तो बी वाला कैसा देगा ब्लड बच्चों, इसकी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड चला जाएगा, जबकि सर्कुलर वाली आरबीसी वाली सरफेस वाली। और इसको मारने के लिए ये कैसे रखेगा, सर्कुलर वाली ही एंटीबॉडी रखेगा बच्चों, ताकि इस सर्कुलर को पकड़ पाए। वो इसको नहीं जानता, वो इसको नहीं पहचानता, क्योंकि मार्कर ही तो है, एक पहचानी तो है, एक आइडेंटिफिकेशन ही तो है। तो वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। तो ये कैसी रखेगा, सर्कुलर वाली रखेगा, ये ट्रायंगुलर वाली तो नहीं रखेगा। अगर ट्रायंगुलर रखेगी तो खुद को ही क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो ये कैसे रखेगा, सर्कुलर। और सर्कुलर किस तरह की शेप की थी, हमारे पास बी तरह की शेप की थी। हम बोलते हैं ये कौन सी एंटीबॉडी रखता है, एंटीबॉडी बी, ताकि ये क्या कर सके, बी ब्लड ग्रुप का अगर कोई आए तो उसे क्या करे, उसको मारे। अब बात करते हैं बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप की। अब आप एक बात सोचो, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर में अगर मैं पर्सन ए से ब्लड डालूं, पर्सन बी से ब्लड डालूं, तो क्या होगा। पर्सन ए से ब्लड डाला मैंने तो क्या आया, यहां पर ट्रायंगुलर आया। क्या बताओ, इसको कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी बॉडी में तो ट्रायंगुलर पहले से ही है, तो ये इसको पहचानता है, तो ये इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसी तरह बच्चों अगर बी ब्लड ग्रुप देता है तो बी ब्लड ग्रुप कैसा देगा बच्चों, एंटीजन सर्कुलर वाला देगा। तो क्या ये इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा एपी ब्लड ग्रुप वाला, तो इसके लिए क्या वो सर्कुलर एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास भी तो सर्कुलर है, इसके पास भी दोनों तरह की है। तो इसका मतलब ये है, ना तो ये एंटीबॉडी ए रखता है, ना ही एंटीबॉडी बी रखता है बच्चों। अगर रख लेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास दोनों ही है, दोनों में क्या हो जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगा। तो इसके पास ना तो एंटीबॉडी ए होती है, ना ही एंटीबॉडी बी होती है बच्चों। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले की। तो आप जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, वो तो हर एक को क्या करेगा, दुश्मन मानेगा, एनिमी मानेगा। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला देगा, यानी कि ट्रायंगुलर देगा, तो ट्रायंगुलर को भी नहीं रिकॉग्नाइज करता, तो ये इसके लिए भी क्या करेगा, एंटीबॉडी रखेगा ट्रायंगुलर शेप की। इसी तरह अगर बी ब्लड ग्रुप वाला देता है तो सर्कुलर को भी नहीं पहचानता, क्योंकि इसके पास तो ना तो ट्रायंगुलर शेप की थी, ना ही इसका सर्कुलर थी, तो ये क्या रखेगा, इसके लिए भी एक सर्कुलर एंटीबॉडी रखेगा। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या होगा, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी, ताकि अगर दोनों में से कोई एंटर हो जाए, दोनों को ही नहीं जानता, दोनों को ही मारना चाहेगा, जबकि ए बी दोनों को ही जानता है, इसलिए ना तो इसके पास एंटीबॉडी ए होगी, ना ही इसके पास एंटीबॉडी बी होगी। और इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, वो हर किसी से क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। आप देखो ना, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला जाएगा तो उसको भी पहचानता है, बी ब्लड ग्रुप वाला जाए तो उसको भी पहचानता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला जाए तो इस पर तो कोई पहचान ही नहीं है, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसको भी क्या कर लेगा बच्चों, एक्सेप्ट कर लेगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन है बच्चों, ओ। रीजन क्या, क्योंकि ओ वाले के पास कोई पहचान ही नहीं है, अगर वो इसके पास चला जाए तो ये किसको पहचानेगा, क्योंकि इसको कोई सिंबल ही नहीं है, कोई मार्कर ही नहीं है, तो ये ओ वाला इसको भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला इसको भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी ब्लड दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है बच्चों। तो आपको इस तरह के लिए जेनेटिक मार्कर के बारे में बात की, इस तरह की एंटीबॉडी के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर समझाया आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अब देखिए बच्चों, similar antigen and antibody react to each other become clumps. This reaction is called agglutination reaction बच्चों। अब अगर agglutination हो जाए, मतलब एंटीबॉडी हमारे पास एंटीजन जो है उसको रिकॉग्नाइज कर ले, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये सर्कुलर वाली एंटीजन वाली आरबीसी एंटर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास सर्कुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेगी बच्चों, इसे क्लम्प करना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमारे पास एंटीबॉडी है बच्चों, जबकि ये हमारे पास जो आरबीसी की सरफेस पर है ये हमारे पास एंटीजन है। और अगर सिमिलर हो गई, समझना, सर्कुलर थी पहचान, अगर सर्कुलर को पहचानने वाली सर्कुलर शेप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या कर लेंगे बच्चों, क्लंपिंग करना शुरू कर देंगी, इसको
हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन बच्चों। ये इस तरह से हमारे पास एग्लूटिनेशन रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारे पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप थी, हमने बात की हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। अब अगर आपने समझा उस चीज को तो समझिएगा, एंटीजन मतलब पहचान, ए वाले ब्लड ग्रुप पर तो ए ही पहचान थी, बी ब्लड ग्रुप वाले पे बी पहचान थी, ए बी वाले पर ए बी है और बी पहचान भी है, जबकि ओ पर कोई पहचान थी ही नहीं, एब्सेंट था बच्चों। अगर बात करें एंटीबॉडी, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ये बी को नहीं पहचानता, इसलिए बी को मारना चाहेगा तो एंटीबॉडी बी रखता है। हमारे बी ब्लड ग्रुप वाला ये ए को नहीं पहचानता तो इसके लिए एंटीबॉडी ए रखता है। और हमारा ए बी ये दोनों के ही पहचानता है, दोनों ही एंटीजन इसके पास प्रेजेंट होता है, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं रखता। जबकि हम बात करें बच्चों ओ ब्लड ग्रुप, ये किसी को नहीं पहचानता, यानी इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो अगर कोई दूसरा फॉरेन अगर इसके पास एंटर होता हुआ दिखाई देगा तो ये दोनों के लिए क्या रखेगा बच्चों, एंटीबॉडी रखेगा, यानी एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी बच्चों। अब बात करें बच्चे, कौन किससे डोनेट कर पाएगा, कौन किससे रिसीव कर पाएगा, किसको डोनेट कर पाएगा और किससे रिसीव कर पाएगा, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। ए ब्लड ग्रुप वाला जो है बच्चों, ये डोनेट कर सकता है, ए को खुद को कर सकता है और ए बी को, क्योंकि ए बी तो सबसे ले ही सकता है। इसी तरह बच्चों रिसीव किससे कर सकता है बच्चों, तो ए से कर सकता है, खुद से कर सकता है, खुद को तो पहचान ही लेगा, एंड ओ पर कोई पहचान है ही नहीं तो ओ से भी क्या कर सकता है बच्चों, रिसीव कर सकता है। इसी तरह बच्चों बी वाला जो है वो बी से ले सकता है, बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। और रिसीव की बात करें बच्चों तो बी से रिसीव कर सकता है एंड ओ से रिसीव कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है बच्चों, अगर बात करें डोनेट किसको करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर पाएगा, क्योंकि अगर ए वाले पर्सन में जाएगा तो उसके अंदर ए वाली एंटीजन तो पहचान में आ जाएगी लेकिन बी वाली एंटीजन पहचान में नहीं आएगी, तो ए ब्लड ग्रुप वाला क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा। इसी तरह सिमिलर कंडीशन बी के लिए भी होगी। अगर ए बी वाला बी को ब्लड ग्रुप देता है तो सर्कुलर वाला तो पहचान लेगा, लेकिन ट्रायंगुलर वाला जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन पहचान नहीं पाएगा, तो उसको भी क्या करेगा, कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो ए बी वाला किसको दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। और ओ में तो आप जानते ही, ओ में तो कोई किसी को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो हर एक को क्या मानेगा, अपना एनिमी मानेगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी एंटीजन उसकी कोई पहचान है ही नहीं, वो तो हर एक को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करेगा। किससे ले सकता है ए बी, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है बच्चों, एंड ओ से भी ले सकता है बच्चों। इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल क्या होता है बच्चों, ये रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है। ओ की बात करें बच्चों तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है बच्चों, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई पहचान ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी क्लम्प किसके साथ करे। इसी तरह अगर बात करें बच्चों रिसीव किससे कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओ से, क्योंकि ओ वाले के पास ही जो है बच्चों पहचान नहीं होगी, तो ओ वाला जो है ओ से ही क्या कर पाएगा, ब्लड को ले पाएगा बच्चों। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है बच्चों, याद रखिएगा। अब आप बात करें बच्चों आरएच फैक्टर की, तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये भी डिस्कवर की बात करें तो इसे लैंडस्टनर एंड वीनर ने डिस्कवर किया था, और किसमें डिस्कवर किया था, तो बच्चों रिसस मंकी के अंदर। इसके कारण से यहां पे इसको हमने बोला आरएच फैक्टर बच्चों। आरएच एंटीजन अगर बात करें फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जैसे कि हमें नॉर्मल एंटीजन मिलती है आरबीसी की सरफेस पर, अगर आरएच वी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये भी कहां मिलेगी, हमें आरबीसी की सरफेस में मिलेगी। और क्योंकि बच्चों ये डोमिनेंट एलील के कारण से होती है, तो मोस्टली हमें देखते हैं पॉपुलेशन में कि पॉजिटिव पर्सन ही मिलते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन है इसका मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर नहीं है आरएच एंटीजन इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि डोमिनेंट एलील के कारण से है तो ये क्या होता है बच्चों, मोस्टली पॉपुलेशन मिलती ही है। अगर हम इंडिया में बात करें बच्चों तो 97% जो है बच्चों ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव वाले होते हैं, 3% ब्लड ग्रुप जो है अप्रोक्सीमेटली डाटा है बच्चों, ये कैसे होते हैं, नेगेटिव वाले। इसी तरह बच्चों अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो 80% जो है बच्चों पॉपुलेशन वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है, जबकि 20% जो है बच्चों ये क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। समझिएगा बच्चों, आरबीसी की सरफेस पर जैसे मान लो मैं ए पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ए पॉजिटिव के लिए मैंने बात की थी कि ट्रायंगुलर शेप मान ले, हमने इमेजिन किया, इसके साथ अगर हमें ये आरएच लगी हुई एंटीजन मिले तो हम इसे बोलते हैं बच्चों ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर हमें ये ना लगी हुई मिले, हमारे पास सिर्फ ये ही एंटीजन हो, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों। तो अगर आरएच एंटीजन है तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो हम बोलेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। इसी तरह हम बात कर सकते हैं बच्चों बी के लिए, बी में अगर ये सर्कुलर हमारे पास एंटीजन है तो हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। अब पॉजिटिव है कि नहीं है तो इसके लिए हमें देखने पड़ेगा एक दूसरे एंटीजन को, अगर उस पर आरएच है तो वो क्या है बच्चों, बी पॉजिटिव, और अगर आरएच नहीं है तो बी नेगेटिव बच्चों। इसी तरह ए बी पर हमारे पास दोनों तरह के एंटीजन ए और बी वाले भी तो होंगे, प्लस अगर आरएच है तो ए बी पॉजिटिव, और अगर आरएच नहीं है तो ए बी नेगेटिव। ओ पर भी अगर आरएच है तो ओ पॉजिटिव, और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों।
अब बच्चों बात करते हैं इस ट्रांसफ्यूजन की। अगर बात करें बच्चों, RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं RH पॉजिटिव वाले का मतलब है कि इसके पास क्या है, RH एंटीजन है, जबकि इसके पास RH एंटीजन नहीं है। तो आप जानते हैं अगर ये गई तो RBC गई है हमारे पास, और RBC गई तो इस पे कोई RH एंटीजन को ये पहचानता भी है, लेकिन इसके पास तो वैसे भी RH एंटीजन नहीं था, तो ये इसको एक्सेप्ट क्या कर लेगा, ले लेगा। इसी तरह अगर बात करें बच्चों RH पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है हमारे पास। अगर बात करें बच्चों RH नेगेटिव को दे सकता है, सिमिलर ब्लड ग्रुप है, दे सकता है बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी वो देखिए। RH पॉजिटिव वाला क्या RH नेगेटिव को ब्लड दे पाएगा क्या? आप जानते हो ये जो पर्सन है वो कैसा है, समझिएगा बच्चों ना, वापिस से रिकॉल करते हैं। अब अपने सिर्फ फोकस कर रहे हैं बच्चों RH के लिए सिर्फ, है ना। मैं 2 पर्सन ले रहा हूं यहां पर आपके सामने। ये मान लो पर्सन जो है बच्चों RH पॉजिटिव वाला है, मैंने यहां पर दिखा दिया ये RH, यानी ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, जबकि ये मैं पर्सन दिखा रहा हूं यहां पर RBC पर RH एंटीजन नहीं है, और नहीं है तो बच्चों ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला और ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब अगर हम बात कर रहे हैं RH पॉजिटिव क्या RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, तो देकर देखो। हम बात करते हैं पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेटा फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। तो हमने जब दिया इसको तो इसके अंदर क्या चला गया बच्चों, ये RH एंटीजन चला गया। भाई ब्लड गया तो ब्लड में RBC गई, और RBC गई तो RBC पर RH लगा हुआ आया। अब ये क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जैसे ही इसके अंदर होगा तो ये RH जो है इसके लिए क्या हो गया, एक एनिमी, एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा, और अगर फॉरेन बॉडी का काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसके लिए RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब तक RH एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा तब तक वो जो ब्लड जो है जो हमने ट्रांसफर किया था वो क्या हो चुका होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। लेकिन अब उसके पास क्या है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हो गया सक्सेसफुल, लेकिन अगर सेकंड टाइम दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है, सेकंड टाइम उसके पास RH एंटीबॉडी बनी हुई तैयार पड़ी है। अगर इस समय आपने अगर सेकंड टाइम अगर इसको ब्लड दिया वो वाला, तो क्या करेगा, तुरंत ही एक्शन करना शुरू करेगा इस RH पर, और तुरंत ही एक्शन करना शुरू करेगा तो फिर से वो क्लंपिंग होनी शुरू हो जाएगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए यहां पर वो लिख रहा है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी बनाई उसने इस ब्लड ग्रुप को देखकर। सेकंड के टाइम पर उसके पास एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट थी, इसलिए सेकंड ट्रांसफ्यूजन जो है बच्चों वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये अपने को याद रखना है RH फैक्टर के लिए। इसके बाद जो है बच्चों एक स्पेशल केस है जो हम बात करते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन बच्चों, जो कि मदर में, और हम फिटस के बारे में बात करते हैं बच्चों, समझिएगा बच्चों। इसमें हम बात करेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी की बच्चों। अगर RH पॉजिटिव मेल है, आप जानते हैं मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और RH नेगेटिव फीमेल है, फीमेल को हमने इस तरह से नेगेटिव कर रखा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। अगर हम बात करें इनका फिटस जो है उसके चांसेस हैं हमारे पास पॉजिटिव होने के। अब अगर बात करें बच्चों, फर्स्ट बर्थ वो कहता है सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सेकंड बर्थ जो होता है बच्चों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर ऐसा केस है तो कौन सा केस, मदर बच्चों, फोकस करना है बच्चों मदर पे अपने को, क्योंकि मदर के अंदर ही तो क्या है, बच्चा बच्चों डेवलप हो रहा है। तो बच्चा और मदर यानी कि फीटस कंडीशन और मदर को हम जो है बच्चों स्टडी करेंगे यहां पर। अब देखिए क्या होता है, सेम केस जैसे मैंने अभी बात की ना, वैसे सेम केस बच्चों। अब पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, ये मदर के अंदर डेवलप हो रहा है बच्चों, समझना। जब प्लेसेंटा कनेक्शन बनता है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते भी है, प्लेसेंटा कनेक्शन बनते हैं तो बड़ा इंटीमेट कनेक्शन होता है। पल गया वो, आप जानते हैं ड्यूरिंग 9 मंथ ब्लड का जो है बच्चों एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेज एक्सचेंज का, या फिर वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज। ब्लड कभी इधर से उधर नहीं जाता। अब क्या होगा, जब पार्चुलेशन होता है बच्चों, तो पार्चुलेशन के समय क्या होता है, प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आता है। हम जानते हैं अंदर की तरफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस, रिप्रोडक्शन को याद करें बच्चों, स्ट्रेटम फंक्शनलिस रप्चर होती है बच्चों, और ये जो है बाहर की तरफ बच्चा बाहर निकलता है, और प्लेसेंटा का पार्ट भी बाहर निकलता है। पहली बार चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है ब्लड का मिलने का, और बच्चा तो बाहर की तरफ आ गया, लेकिन अंदर की तरफ वो कुछ ड्रॉप छोड़ गया ब्लड की, और वो अगर बच्चा RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी, तो बच्चे ने कौन सा ब्लड छोड़ा वहां पर, कौन सा ब्लड ड्रॉप किया, RH पॉजिटिव वाला। तो बच्चा तो बाहर जा चुका है, लेकिन मदर ने क्या किया, उस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डायग्नोस किया, रिकॉग्नाइज किया, और उसके लिए उसने क्या किया, RH एंटीबॉडी बना ली। तो पहले टाइम पर तो RH एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं थी, लेकिन उस मदर ने डेवलप कर ली। अब क्या होगा, अगर सेकंड बच्चा फिर से हो जाए तो क्या वो सक्सेसफुल होगा क्या? अब देखो आप, अब सेकंड बच्चा फिर से वो 9 मंथ का पीरियड लेते हैं, लेकिन आपकी क्या है, ब्लड तो एक्सचेंज अभी भी नहीं होगा,
लेकिन अब की बार मदर में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और RH एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। अगर RH एंटीबॉडी अगर प्लेसेंटा क्रॉस कर गई तो अंदर की तरफ आरबीसी की क्लंपिंग होनी शुरू हो जाएगी। और आरबीसी की क्लंपिंग आप जानते हैं, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है, मतलब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, येलोइश जो है वो स्किन होनी शुरू हो जाती है, एनीमिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस बच्चों। जॉन्डिस और एनीमिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड बर्थ बच्चों सक्सेसफुल नहीं होता इससे कंडीशन को, जबकि यूट्रस के अंदर ही हमारे जो फीटस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बच्चा जो है वो एंड हो जाता है। इसे बोलते हैं कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन बच्चों। ये कहलाता है केस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जिसमें याद रखना है मदर जो है बच्चों नेगेटिव, जो कि बच्चा कैसा होता है पॉजिटिव। सेकंड बच्चा जो है वो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों। अब इस कंडीशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करें बच्चों, जैसे ही फर्स्ट बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आता है तो हम उस मदर को रोहगम, रोलिन, एंटी-डी के इंजेक्शन दे दें। उस केस में क्या होगा बच्चों, जो वो ड्रॉप ब्लड के अंदर छोड़ के गया है फर्स्ट बच्चा, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जो सेकंड बच्चा आएगा वो भी क्या काम करेगा, फर्स्ट बच्चे की तरह ही एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके भी जो है हमारे पास ट्रीटमेंट है अवेलेबल। लेकिन आपसे अगर कंडीशन पूछा जाए कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन किसे बोलते हैं, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस के बीच में ये कंडीशन परफॉर्म होती है बच्चों।